भी अभी भी दिखी तो थी क्या वे। वाह क्या बात है, आपने बहुत प्रसन्न कर दिया शालिनी जी। लोगों का धैर्य टूट रहा है और आप पूरे धैर्य के साथ इस समय वहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत स्वागत। सुश्री शालिनी वर्मा, दोहा कतर से। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी। आप आप सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। हाँ, यस आवाज आ मैम, रही क्लियरली ऑडिबल। जी, धन्यवाद। प्रधान सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। और मैं समझ सकती हूँ 5 घंटे निरंतर किसी संगोष्ठी में बैठना सभी के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगी। जितने विद्वान और शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं सभी को अभिवादन करती हूँ। और डॉक्टर करुणा पांडे जी की कहानी हाईटेक पुस्तक में से जो कहानी मुझे समीक्षा करने के लिए दी गई थी उसके विषय में मैंने विस्तृत रूप से लिखा था, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने रखती हूँ और बाकी मैं लिखित रूप से प्रधान जी आपको इसको भेज दूँ। ठीक ठीक। तो डॉक्टर करुणा पांडे की कहानी हाईटेक विकास। ये कहानी आधुनिक समाज के बदलते जीवन मूल्यों, तकनीकी निर्भरता और संवेदनाओं के क्षरण का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है। यह कहानी आज के युग की सबसे सटीक सामाजिक विडंबनाओं को उजागर करती है जिसमें इस समय हम रह रहे हैं। तकनीक हमारी सहायक है, लेकिन कभी-कभी तकनीक का अत्यधिक प्रयोग और तकनीक को एक माध्यम बना लेना बहुत सारी चीजों से बचने के लिए, इस कहानी में जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया कि इंसान मशीनों का मालिक होकर भी उनका दास बन चुका है। जब डॉक्टर रक्षा गीता जी अपनी समीक्षा पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि संबंधों की आत्मीयता और संवेदना भारत की पहचान है। पर डॉक्टर करुणा जी की जो कहानी है उसी संवेदना और संबंधों में आते बदलाव की बात करती है। और मुझसे पूर्व जब डॉक्टर साहू जी भी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा इंसान का इंसान बनना अधिक आवश्यक है। तो कहानी के शीर्षक की बात करें हाईटेक, तो ये हाईटेक विकास और कहानी का शीर्षक है हाईटेक विकास। और ये विकास केवल बाहरी दिखावे और तकनीकी उन्नति का है, जबकि अगर हम देखें तो भीतर से जो समाज है मानवीय रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ने लगा है। लेखिका इस द्वंद को बड़ी सहजता से उभारती है, जिससे कहानी न केवल पठनीय बनती है बल्कि विचारोत्तेजक भी बनती है। उन्होंने बड़ी सहजता से दिखाया कि किस प्रकार तकनीकी प्रगति ने मनुष्यों की जो सुविधाएं तो उन्हें दी, पर उनके भीतर की संवेदनाओं को, करुणा और आत्मीयता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। जब ये कहानी मैं पढ़ रही थी तो महसूस हो रहा था कि केवल एक परिवार की कथा नहीं है। कथाकार खुद स्वयं बता रही थी जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने इन 12 कहानियों में लिखा है। तो जो पहली कहानी है तो कहीं ना कहीं एक परिवार की कथा नहीं है, बल्कि जो आज का वर्तमान है उस समय का सामाजिक दस्तावेज है। इस कहानी में पात्र अधिक नहीं है, केवल एक माँ, उसके 5 बेटे और आधुनिकी तकनीकी जीवन का कहीं ना कहीं द्वंद है। और कहानी का आरंभ होता है कुंती, जो एक मौसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी मृत्यु की सूचना से। और मृत्यु की सूचना सभी बेटों तक पहुंचती है। 5 बेटे जो देश विदेश के विभिन्न शहरों में रहते हैं, नौकरी या व्यवसाय करते हैं, और हर बेटा कहता है हम आ रहे हैं, इंतजार करना। पर सबके पास अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और 5 बेटे में से जो एक बेटा मुंबई में रहता है वो अपनी माँ के लिए कहता है कि मैं वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार में शामिल हो जाऊंगा। और यही कहानी व्यंग और करुणा के बीच की सीमा को तोड़ देती है। वो माँ जिसने जीवन भर बेटों के लिए सब कुछ त्याग दिया, अंत में अपने ही बेटों की मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह जाती है। तो यहाँ व्यंग इस बात का है कि हमने विकास को केवल तकनीक और मशीनों तक सीमित कर दिया, जबकि असली विकास तो मनुष्य के अंदर होता है। लेखिका ने कहानी में अनेक स्थानों पर व्यंग के माध्यम से आधुनिक समाज की सच्चाई भी उजागर की है। जब बेटे ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, पर अंतिम समय पर माँ को देखने नहीं आना, तो ये व्यंग है उन झूठे दायित्व पर
जो केवल शब्दों पर सिमट गया है। वीडियो कॉल में जब वो अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, ऑनलाइन दान या यज्ञ का आयोजन होता है, तो दर्शाता है कि अब आस्था और भक्ति डिजिटल रह गई है। जब पंडित जी ये कहते हैं कि भक्ति भावना अमर पूजा का मूल है, ना कि ऑनलाइन लेन देन, तो ये संवाद कहानी का प्रभावशाली व्यंग बन जाता है और सीधा पाठकों को छू लेता है, उनके हृदय को कहीं ना कहीं छूता है। लेखिका ने व्यंग को अनेक प्रतीक रूप में दिखाया है इसमें। जब वीडियो कॉल की बात होती है, ऑनलाइन दान की बात होती है, गरुड़ पुराण का जब ऑनलाइन पाठ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये व्यंग है उस विश्वास पर जो अब केवल नेटवर्क और वाईफाई पर निर्भर रह गया है। उन्होंने इसको केवल हंसी का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि दर्द की अभिव्यक्ति का उपकरण बनाया है। जब मुंबई में रहने वाले बेटे ने वीडियो कॉल से मां का अंतिम संस्कार देखा, तब कथावाचक कहता है, हम चुप रह गए। यह एक साधारण पंक्ति नहीं है, बल्कि पूरी कहानी का भाव निष्कर्ष है। यह चुप्पी बताती है कि तकनीक की चमक में मनुष्य की संवेदनाएं धीरे धीरे मौन हो रही हैं। डॉक्टर पांडे यहाँ तकनीकी प्रगति का विरोध तो नहीं करती, बल्कि एक चेतावनी देती हैं कि जब तकनीक रिश्तों की जगह लेने लगती है, तब वह विकास नहीं, विनाश बन जाती है। जो मुझे लगा कि उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि विकास और मानवता दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ों से संबंध रखती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अधिक महसूस कर पाएंगी। ये तकनीक अगर हमें भावनात्मक रूप से शुष्क कर दे, तो ये हाईटेक विकास नहीं है, संवेदनाओं का अवसान है। कहानी के पात्रों की बात करूं तो कहानी में अधिक पात्र नहीं है। कुंती मौसी है, जो जगत मौसी के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि उनके 5 पुत्र हैं। वो कहानी में उनके कोई संवाद नहीं है, लेकिन वो कहानी के केंद्र बिंदु हैं। गांव की साधारण महिला, उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए परिवार से गहरा लगाव रखती थी, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने उन्हें कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अकेला कर दिया, और अंत में बेटों ने उनका अंतिम संस्कार वीडियो कॉल से देखा। अगर उनके मुंबई वाले बेटे की बात की जाए, तो वह आधुनिकता और भावनाओं के बीच फंसा हुआ पात्र मुझे लगा। उसे माँ की याद तो आती है, लेकिन नौकरी की बंदिशें और तकनीकी सुविधाएं कहीं ना कहीं उसकी संवेदनाओं को दबा देती हैं। तो वो सही अर्थों में अगर आज के कर्मठ और असंवेदनशील इंसान का प्रतीक है। एक जो और पात्र है पंडित जी, जो परंपरा और आस्था के रक्षक है, पर आधुनिकता की जो अंधी दौड़ चली है उसके सामने वो भी स्वयं को बदल चुके हैं, और जो भी रस्म रिवाज है यजमान के अनुसार वो उसका शॉर्टकट उन्हें बताते हैं, बदलते जाते हैं। और जो कथावाचक है लेखिका की दृष्टि से, वो स्वयं पाठक की तरह सारे दृश्य को देखती है और भीतर से कहीं ना कहीं स्वयं हिल जाती है और उसको महसूस करती है। कहानी की भाषा और शैली की बात करूं तो उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, संवाद प्रधान है। व्यंग तीखे हैं पर मर्यादित। वे कटाक्ष तो करती हैं, पर किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज की सोच का। कहानी की भाषा में आधुनिक जीवन की झलक दिखलाई देती है, और मोबाइल नेटवर्क, ट्रांजैक्शन जैसे शब्द कहानी को वास्तविक बनाते हैं। यह कहानी समकालीन भाषा और भावनात्मक संवेदना का संतुलित मिश्रण मुझे लगी। और भावनाओं की बात करूं तो लेखिका ने बड़े ही संवेदनशील ढंग से दिखाया है कि बेटे के दिल में थोड़ा अपराध बोध है। वो अपने भाई से शुरुआत में कहता है कि माँ की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि माँ का अंतिम संस्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं देख सकूं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि आज का इंसान तकनीक के सहारे अपनी जिम्मेदारियों से, अपने संबंधों से मुक्त होना चाहता है। और उसके भाई को उनका विचार पहले अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार्य हो जाता है। और जब कुछ कुछ जो मुझे समझ में आया कि माँ का अंतिम संस्कार कैमरे पर देखते हुए वो गंगा जल की जगह बिस्लेरी से काम चलाया जाता है, और जहां हम एक और वीडियो कॉल पर ऑनलाइन श्रद्धांजलि देखते हैं, तो एक तरफ से हम मुस्कुराहट आती है, लेकिन टीस आती है कि अंतिम समय में भी माँ बाप को ना देख पाना कहीं ना कहीं संवेदनाओं का शरण इस संसार में आरंभ है अभी। और अब यही कहूंगी कि जहाँ रिश्ते अब भावनाओं की जगह डेटा पैक और नेटवर्क कवरेज से संचालित होते हैं।
आज के समाज की एक झलक इस कहानी में हमें मिलती है कि लोगों के पास समय नहीं है, वे लाइक और इमोजी से काम चला लेते हैं, अपनी भावनाएं उसी से व्यक्त करते हैं। तो लेखिका इसी रूप में व्यंग करती है कि हम हर जगह उपस्थित हैं, पर उपस्थित भी नहीं है। आज भी इस गोष्ठी में या फिर कहीं पर भी लोग होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं केवल वो ऑनलाइन आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो उस समय वहां होते नहीं है। लेखिका ने इस टकराव को बिना अतिशयोक्ति के बड़े सहज और यथार्थपूर्ण ढंग से दिखाया है। वो चेतावनी हमें देती है कि तकनीक का अंधा उपयोग हमें सुविधा तो दे रहा है, पर हमारे संबंधों को छीनते छीनते जा रहा है। और विकास का असली अर्थ है मनुष्य का भीतर से बड़ा होना, ना कि केवल बाहर से तेज दिखना। तो कहानी का व्यंग एक दर्पण है जिसमें आज का समाज खुद को देख सकता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हाईटेक होते होते कहीं संवेदना ही हीन तो नहीं होते जा रहे हैं। और अंत में बस यही कहूंगी कि ये रचना जो आधुनिक युग की आत्मा को थोड़ा परखती है, हमें सिखाती है कि तकनीक जीवन का हिस्सा बन सकती है, पर जीवन का स्थान नहीं ले सकती। तो विकास का अर्थ केवल मोबाइल, नेटवर्क, इंटरनेट तक नहीं है, ये संवेदनाओं की पराजय को भी उजागर करता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि जो बाकी वक्ता आए और जो शोधार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी उनको अवसर मिले अपनी बात रखने का। इसलिए पुनः धन्यवाद और मैं आपसे विदा लेती हूँ।